नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं मोदी सरकार की एक ऐसी उपलब्धि की जिस उपलब्धि को लेकर सरकार के लिए तय करना बहुत ही मुश्किल होगा कि वो इस पर खुश हो या दुखी हो। खुश होने का तो वैसे कारण होना चाहिए कि सरकार की अगर कोई उपलब्धि है, कुछ हासिल किया है तो खुश होना चाहिए, लेकिन इस उपलब्धि के बाद जो नतीजा निकला उससे क्या सरकार खुश होगी या खुश है? जो पिछले 10 सालों में किया है मोदी सरकार ने, उसकी एक वानगी देखिए। एक सर्वे हुआ है और सर्वे किया है एक प्राइस नाम का जो थिंक टैंक है, उसका नाम है पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी, और पिछले 7 साल का उसने हिसाब लगाया है। ये सर्वे हुआ है देश के 165 जिलों में और 1944 गांवों में और लगभग 2 लाख से ज़्यादा परिवारों में। और ये सर्वे क्या बताता है? सर्वे जो मोदी सरकार पर आरोप लगता है उसके ठीक उल्टा नतीजा बताता है, और मोदी सरकार जिस उपलब्धि का दावा करती है उसको एक तरह से उसकी पुष्टि करता है। लेकिन मोदी सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि इस उपलब्धि के बाद जो उसे हासिल हुआ, जो उसे इसके इनाम में मिला, क्या वो इस योग्य है जो उसने काम किया था? अब सरकार के लिए देखिए, पार्टी की बात अलग होती है, सरकार की बात अलग होती है। सरकार कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, न मजहब के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न स्थान के आधार पर, न जाति के आधार पर। लेकिन पार्टी को सोचना पड़ता है, क्योंकि पार्टी को वोट लेना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है। सरकार चुनाव नहीं लड़ती है। चुनाव के बाद सरकार बनती है या जाती है। तो मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में मुसलमानों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। ये सर्वे उसकी पुष्टि करता है। ये सर्वे कहता है कि 2016 में हिंदुओं की औसत आय, वार्षिक आय 2,96,000 थी और मुसलमानों की 2,73,000। मतलब ये डिफरेंस था 23,000 का। अब आ जाइए 2023 में, हिंदुओं की आय बढ़कर 3,52,000 हुई वार्षिक आय, और मुसलमानों की 3,49,000। तो जो अंतर 2016 में 23,000 का था, वो 2023 आते आते सिर्फ 3,000 रह गया। और भाजपा और मोदी मुसलमान विरोधी हैं। इस धारणा को, इस कैंपेन को, या कहें इस नैरेटिव को गलत साबित करने की पूरी कोशिश की नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और वो साबित करके दिखाया, आंकड़े बता रहे हैं। और सर्वे ये भी कहता है कि मुसलमानों की आय में जो वृद्धि हुई है उसका सबसे बड़ा कारण मोदी सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो पिछले 7 सालों में सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा आय बढ़ी है, माइनॉरिटीज़ की बात करें तो सिखों की 75%, और दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनकी 53%। समाज के निचले तबकों, जिसको मैंने नाम दिया है, उस सर्वे में नाम नहीं दिया गया है इन वर्गों का, कि दलितों, आदिवासियों और अति पिछड़ों का, उनकी आय में वृद्धि हुई 18.8%। और हिंदू मुसलमान की बात करें तो इन 7 सालों में मुसलमानों की औसत सालाना आय बढ़ी 28% और हिंदुओं की बढ़ी 19%। तो इन आंकड़ों के आधार पर अगर ये कोई निष्कर्ष निकाले कि दरअसल हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो वो गलत नहीं होगा। कोविड से पहले कम आय वाले जो तबके हैं, उनका राष्ट्रीय आय में जो योगदान था वो 3% था, और 2022-23 में ये बढ़कर 6.5% यानी 6.5% हो गया, दुगने से ज़्यादा। और जो शीर्ष 20 आय वर्ग वाले लोग हैं, मतलब सबसे अमीर तबका, पहले ऊपर के 20% को अगर ले लिया जाए, तो उनका जो योगदान था राष्ट्रीय आय में वो था 52%, वो घटकर 45% पर आ गया, 45%। अब इसके अलावा इस सर्वे से अलग आनंद रंगनाथन ने कुछ आंकड़े दिए हैं, उसकी बात करता हूँ। 2014 में स्किल्ड मुस्लिम युवकों की संख्या थी 20,000, जो इन 10 सालों में बढ़कर हो गई 20 लाख। मोदी जब आए
2014 में तब गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट जो था वो 70% था, वो घटकर 30% पे आ गया 10 साल में। मनमोहन सिंह की सरकार के समय 3 करोड़ स्कॉलरशिप मिली मुस्लिम युवकों को, छात्रों को। मोदी सरकार के राज में 10 साल में 5 करोड़ स्कॉलरशिप मिली मुस्लिम युवकों को। सरकारी नौकरी में उनकी हिस्सेदारी 2014 में 5% थी, जो इन 10 सालों में मोदी सरकार के राज में बढ़कर 10% हो गई। एएमयू का फंड घटाने की बजाय मोदी सरकार ने बढ़ा दिया और 90 करोड़ का टॉपअप भी दिया। अब आप देखिए ज़रा सा, जिन सरकारों को सेकुलर माना जाता है, और उदाहरण के लिए सिर्फ एक सरकार की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल, जहां 43 ईयर्स से सीपीएम का राज 34 साल का जोड़ लीजिए, और 13 साल का ममता बनर्जी का राज 47 ईयर्स हो जाते हैं। 47 ईयर्स से जो मुसलमानों की खैरख्वाह सरकारें मानी जाती हैं, जिनको मुसलमान टूट कर वोट देते हैं, एक तरफा वोट देते हैं, उनके राज में पश्चिम बंगाल में सिर्फ 13% मुसलमानों के पास नौकरी है, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो 22% का है, यानी नेशनल एवरेज से 9% कम। उनकी आबादी वहाँ दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। अन्य राज्यों में जो मुस्लिम आबादी की कमाई है, पश्चिम बंगाल में उससे 27 से 40% कम है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी है 30%, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो अध्यापकों की संख्या है उसमें हिस्सेदारी उनकी केवल 7% है। अब मैं कह रहा हूँ ये उपलब्धि मोदी सरकार की, आप तुलना कर लीजिए मोदी सरकार से और पश्चिम बंगाल की सरकार से, जहाँ मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। और तुलना करना चाहें तो गुजरात से कर लीजिए। गुजरात में लिटरेसी रेट मुसलमानों का जितना है उतना देश का औसत जो है उससे ज़्यादा है। सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी जो है वो उनकी जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा है, और उनकी आमदनी रूरल एरिया में ख़ास तौर से हिंदुओं से ज़्यादा है। लेकिन मोदी मुसलमान विरोधी है, और मुसलमान मोदी को वोट नहीं देगा। 14 में नहीं दिया, 19 में नहीं दिया, 14 में मान लिया कि डर था, डराया गया मोदी के विरोधियों ने कि मोदी आएगा तो जो है तुम्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगा। 19 में फिर डराया गया, तो 1924 के बीच में देख लिया मुसलमानों ने कि मोदी के आने से उनको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए जितना किया है आज़ादी के बाद से किसी सरकार ने नहीं किया। और मोदी का जो शासन है 13 साल का राज्य का, गुजरात का, और 10 साल का देश का शासन, इन 23 सालों में सिर्फ एक दंगा हुआ है, और वो भी गोधरा कांड के बाद हुआ था, जब रेलवे कोच में कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद उसके रिएक्शन में जो दंगा हुआ, उसके अलावा एक भी दंगा नहीं हुआ, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। फिर भी मुसलमान वोट नहीं देता मोदी को, भाजपा को। अब ये देखिए, किसी सरकार के लिए तो ये कहना संभव नहीं है ये समुदाय हमको वोट नहीं देता इसलिए हम इसके लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि उस पार्टी का और सरकार दोनों का दायित्व है कि जो उनका साथ दे रहा है उनकी मजबूती के लिए, उनके भले के लिए ज़्यादा काम करें। दोस्त और विरोधी की पहचान होना चाहिए, दुश्मन शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके विरोध में खड़ा है। और जो विरोध में खड़ा है वो हर हाल में विरोध में खड़ा रहेगा। उसके लिए आप कुछ भी कर देंगे वो आपके समर्थन में नहीं आने वाला है। और जो आपके साथ है उसमें एक बड़ा वर्ग है जो हर हाल में आपके साथ है। आप उसके लिए कुछ करें या ना करें। तो मोदी सरकार को 10 साल के शासन के बाद ये सोचना चाहिए कि हिंदू समाज के आर्थिक उन्नयन के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए और उनके शैक्षणिक विकास के लिए वो और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ये सोचे बिना केवल इस आधार पर कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते, भेदभाव करने की ज़रूरत है,
भेदभाव करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप मुसलमानों के लिए कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए। जो आपने किया है उसके कारण यूपीएससी में इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा मुसलमान आईएएस आईपीएस बने हैं। तो ये सब आप कीजिए, इससे आपको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन गरीब हिंदुओं ने क्या बुरा किया है? यही कि आपको वोट देते हैं। उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्यों नहीं है? वो अपना दुखड़ा लेकर किसके पास जाएं? जो लोग मुसलमानों के वोट पर निर्भर हैं वो उनकी ओर देखते नहीं हैं। उनको मालूम है कि मुसलमान पक्के तौर पर वोट देगा और हिंदुओं का एक वर्ग है जो सेकुलरिज्म के पीछे पागल है आज़ादी के बाद से। उसको लगता है सेकुलरिज्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, उसके घर में आटा दाल हो ना हो, सेकुलरिज्म उसको जो है चाहिए। तो ऐसे हिंदू जो है उन लोगों का साथ देंगे, जाति के नाम पर साथ देंगे, भाषा के नाम पर साथ देंगे, क्षेत्र के नाम पर साथ देंगे, और वो हर चुनाव में हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश करेंगे। और इस चुनाव में भी यही हुआ। तो ये समय है भारतीय जनता पार्टी के तंद्रा से निकलने का, समझने का, सिर्फ एक बात समझने का कि कौन साथ खड़ा है, कौन विरोध में खड़ा है। जो साथ में खड़ा है उसको और मजबूत और सशक्त कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसलिए रणनीति में बदलाव की ज़रूरत है, सोच में बदलाव की ज़रूरत है, आपकी नीतियों में बदलाव की ज़रूरत है, और अच्छे बुरे के पहचान की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।